इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो न्यूक्लियस हैं, उनके मास नंबर का रेशियो आपको दिया हुआ है, दैट इज 1:8। तो आपको उन न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो बताना है, कितना उनके रेडियस में रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीबीएसई में आप सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट A1 बाय A2, मान लिया पहले वाली स्पीशी का मास नंबर A1 है और दूसरी स्पीशी का मास नंबर A2 है और ये रेशियो दिया हुआ है 1:8। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट A1 8A1 इज इक्वल टू A2, 8A1 इज इक्वल टू A2, ये हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें निकालना है वी हैव टू कैलकुलेट the ratio of their radius R1 by R2, R1 by R2 हमें निकालना है। तो हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर के बीच में एक रिलेशन जानते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं उस क्वेश्चन के बारे में उसको जरूर लिखें, कोई भी मौका आप ना चुकें, मौके पर चौका मारें। जितनी भी रेलेवेंट चीजें आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं उनको पेपर में जरूर लिख के आएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी नो दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁻⁰। अब ये फार्मूला हमको जानते हैं, हम जानते हैं इस फार्मूले को। अब इस फार्मूले में जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू लिखें कि R क्या है, R इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और A जो है वो मास नंबर है, मास नंबर। तो हम ये फॉर्मूला जो है ये पहले वाले न्यूक्लियस के लिए पुट करेंगे और यही फॉर्मूला हम दूसरे वाले न्यूक्लियस के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर न्यूक्लियस 1 R1 इज इक्वल टू R0 A1⁻⁻⁰, इक्वेशन नंबर 1, and for nucleus number 2 R2 is equal to R0 A2⁻⁻⁰, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपको मिलेगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R0 बाय R0 इंटू A1 बाय A2 द होल raised⁻⁻⁰। और A1 बाय A2 की जो वैल्यू है आप जानते हैं, A1 बाय A2 ये कितना आ जाएगा, 1/8 दिया हुआ है पहले से। तो इसको आप लिख सकते हैं R0 से R0 गया, A1 बाय A2 इज 1/8, 1/8 को लिख सकता हूँ 1/2 1/3 तो बन जाएगा आपके पास 1/2। तो आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा आपको R1, यहाँ पे लिखना बंद हो गया है तो यहाँ पे आई थिंक ये स्टक हो चुकी है स्क्रीन। सो आई थिंक यू कैन राइट हियर कि R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों।
तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है रेडियो एक्टिव मटेरियल की और उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इस ड्यूरेशन में कितना अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस हमें बचेगा, हमें मिलेगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड अनडिकेड जो हमें अमाउंट है वो निकालना है, कितना होगा। तो देखिए, एक इसका आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि कितना समय उस न्यूक्लियस को या उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आधा होने में लगता है, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट द टी हाफ की जो वैल्यू है दैट इज 3 डेज, और जो हमें इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है एन नॉट कह सकते हैं, वो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमें सब्सटेंस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट इसको हटा देंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको हटा देना प्लीज। वी नो दैट टाइम टेकन to reach the concentration and number of nuclei to half is called half life. It's called half life. तो ये बात सुनिए ध्यान से कि 3 दिन में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं या कॉन्सेंट्रेशन है वो आधी रह जाती है। तो मान लीजिए आपके पास ये 100 ग्राम है और टाइम यहाँ पे हो रहा है 0। तो बताइए कि जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो कितना हमारे पास मास बचेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली 50 ग्राम हमारे पास मास बचेगा, क्योंकि आधा जो है वो डिके हो जाएगा, अनरिएक्टेड मास जो है वो 50 ग्राम हमें मिलने वाला है। उसके बाद और 3 दिन यदि हमने स्पेंड कर दिए, यदि यहाँ पे टाइम जो है वो 3 डेज प्लस 3 डेज हो गया, 3 डेज प्लस 3 डेज दैट इज 6 डेज। सर 6 डेज में लिखा है क्योंकि हमने बेटा एक तरीके से t इज टू 0 यहाँ पे माना है। मान लीजिए कि स्टॉप वॉच हमने यहाँ से स्टार्ट करी है, 0 से स्टॉप वॉच को रीसेट करते हैं तो 0 हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच की जो रीडिंग है वो 3 डे है, और यहाँ पे स्टॉप वॉच की रीडिंग 6 डेज है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना समय हो चुका है, 3 डेज और स्पेंड हो चुके हैं। तो 3 दिन इज हाफ लाइफ। तो कितना बचा होगा, 25 ग्राम यहाँ पे बचा होगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे t इज इक्वल टू 9 डेज की बात करें, स्टॉप वॉच की रीडिंग है, तो 3 दिन के बाद और कितना बचेगा, 12.5 ग्राम। और 3 दिन के बाद बात करें या t इज इक्वल टू 12 डेज की बात करें तो इसमें बचेगा 6.25 ग्राम सब्सटेंस। और एक और बार 3 दिन और आप बिता दीजिए, तो ये 15 डेज हो चुके हैं स्टार्टिंग से। 15 डेज में इसका भी आधा हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 3.125 ग्राम। 3.125 ग्राम सब्सटेंस आपके पास बचेगा अनरिएक्टेड। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक तरीका। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, एक बार देखें इसको। हाँ, यहाँ लिखा ही हुआ है, चलिए हमारा काम आसान हो गया। तो कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं उस ड्यूरेशन में, पहले आप देखिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इन गिवन ड्यूरेशन,
तो 15 दिन के बाद हमसे क्वांटिटी पूछी गई, तो 15 दिन में कितनी हाफ लाइफ्स आ जाएंगी, समा जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन की एक हाफ लाइफ है। सो 3 × 5 दैट इज 15। तो मतलब 5 हाफ लाइफ्स समाई हुई हैं उसमें से। तो इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यदि N0 अमाउंट सब्सटेंस का है तो एक हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाएगा, उसके बाद इस रिमेनिंग सब्सटेंस का भी आधा रह जाएगा अगली हाफ लाइफ में। तो 2 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। उसके बाद और आधा रह जाएगा तीसरी हाफ लाइफ के बाद, चौथी हाफ लाइफ के बाद और आधा रह जाएगा, और 5वीं हाफ लाइफ के बाद और आधा रह जाएगा। तो ये रिमेनिंग क्वांटिटी आपको मिलने वाली है। तो या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं एक फॉर्मूले की तरह कि जितनी हाफ लाइफ हमें बितानी है, जितनी हाफ लाइफ हमें स्पेंड करनी है, उतनी हाफ लाइफ की पावर आप यहाँ पे लिख सकते हैं N0 × 1/2 रेज टू दी पावर, कितनी हाफ लाइफ है इस ड्यूरेशन में, 5। तो आंसर आ जाएगा आपका N0 × हाफ रेज टू दी पावर 5। तो ये N0 की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 32, ठीक। और आंसर आपका आ जाएगा 3.125 ग्राम, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि कैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि आधा होता जा रहा है सब्सटेंस हर एक हाफ लाइफ के बाद। तो आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीछे वाला जो मेथड था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में 0.3% जो अमाउंट है वो मास डिफेक्ट की तरह हमें शो होता है। मतलब इतना मास, इतना 0.3% मास जो है वो कम हो जाता है। तो आपको कहा गया है कि यदि रिएक्टेंट 1 kg इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसमें एनर्जी, कितना एनर्जी उस रिएक्शन में निकलेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा m जो है, डेल्टा m परसेंटेज ऑफ डेल्टा m इज इक्वल टू 0.3, इतना परसेंटेज मास डिफेक्ट है क्वेश्चन में दिया है। तो और क्वेश्चन में दिया है कि जो डेल्टा m है वो कितना हो जाएगा, 1 kg का 0.3% डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास डेल्टा m बनेगा टोटल, डेल्टा m इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ किलोग्राम। ये हमारे पास टोटल मास डिफेक्ट होगा। और हम ये जानते हैं, हमको ये चीज़ तो गिवन है, ये चीज़ हमसे गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, तो आप ये सोचिए कि हमने जो फॉर्मूला ऐसा कौन सा पढ़ा है जिसमें मास डिफेक्ट आता हो और एनर्जी आती हो। तो ये आई थिंक बच्चे भी जानते हैं अब तो कि E = mc² डेल्टा mc², लेकिन उनका मतलब भले इन बच्चों को ना पता हो, लेकिन आपको पता है उनका मतलब क्या है, उस रिएक्शन का, उस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन of mass energy equivalence in a reaction, जो Q वैल्यू होती है या एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा m × c²। जो एनर्जी होती है रिएक्शन में वो डेल्टा m c² होती है। डेल्टा m इज मास डिफेक्ट, c is speed of light in vacuum। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 3 × 10⁻³ × 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको जो रिजल्ट है मिल जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। अब बात करें यूनिट की, तो यूनिट अब आप निकाल सकते हैं। ये हमने SI यूनिट में रखा है, डेल्टा m kg में, ये SI यूनिट में रखा है मीटर पर सेकेंड में। तो हमारा आंसर भी SI यूनिट में आएगा, और एनर्जी का SI यूनिट क्या है, जूल। तो आंसर आपको मिलेगा इन जूल।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें एक रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्डा डीके कांस्टेंट इज 3.465 इंटू 10⁻⁻⁴ पर ईयर या ईयर इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, और हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। तो हमसे पूछा गया है वी हैव टू कैलकुलेट टी हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा। टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, और ln2 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा दिया है आपको 3.465 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपको मिलेगा टी हाफ। अब क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि लैम्डा किस यूनिट में दिया है, पर ईयर में दिया है, तो आपका आंसर टी हाफ जो है वो भी ईयर में आएगा, तो आपका आंसर ये होने वाला है इन ईयर। तो आप यूनिट का जरूर ध्यान रखें कि हो सकता है आंसर में आपसे मिनट में पूछा गया हो, सेकंड्स में पूछा गया हो, तो आप इसको ईयर को सेकंड्स में या मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है कि एक हीलियम न्यूक्लियस है, उसका मास डिफेक्ट आपको दिया हुआ है 0.0304 AMU। तो आपसे पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होने वाली है। तो आपको गिवन है फॉर 2He4 हीलियम न्यूक्लियाई के लिए जो मास डिफेक्ट है डेल्टा M इन अ रिएक्शन is 0.0304 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और आपसे पूछा गया है वी हैव टू कैलकुलेट को निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हमें निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने से पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी, और उस बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी मिल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले से जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे डायरेक्ट हमको मास डिफेक्ट दिया है, तो मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा टाइम C स्क्वायर। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हो, चाहे रिएक्शन में एनर्जी निकलने वाली हो, कोई सी भी एनर्जी हो रिएक्शन में इन्वॉल्व, तो उसका फॉर्मूला डेल्टा टाइम C स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा M C स्क्वायर, डेल्टा M की वैल्यू रख देंगे AMU में, C की वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁸। तो यहां पर रख देंगे 0.0304 AMU, और यहाँ पे C स्क्वायर रख देंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, और AMU को आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, जो आपको आता ही है ना, आता है ना, और C स्क्वायर जो कि SI यूनिट में है ऑलरेडी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा जूल में। लेकिन हमारे पास एक और छोटा तरीका है कि हमको ये जो वैल्यू है वो याद है, लिखवाई थी मैंने, और आपको याद होनी भी चाहिए।
तो इस कैलकुलेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं और 1 AMU यदि मास डिफेक्ट है, 1 AMU मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है डेल्टा M 1 AMU के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इतना मास डिफेक्ट है तो इतनी एनर्जी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, और यदि मास डिफेक्ट इतना है तो कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो इसको सिंपली हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 0.0304 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं आया है, आपसे पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द हीलियम न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के निवासी होते हैं, न्यूक्लियस में जो रहते हैं। तो न्यूक्लियस में रहते हैं हमारे पास 2He4, तो 4 जो है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है हमारे पास 4 हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो हो जाएगी आपका 0.0304 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। तो ये फाइनल आपका आंसर होने वाला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इज द पोर्शन डैश 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 इज द पोर्शन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर कंटेनिंग द न्यूक्लियर फ्यूल कंपोनेंट्स एंड वेयर द न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो आई थिंक ये सबको याद होना चाहिए कि जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल जो हमारा फ्यूल है जहाँ रखा जाता है उसको कोर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर कोर, रिएक्टर कोर। इसका आंसर होगा रिएक्टर कोर। ठीक है, आगे। हेलो, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसमें 3 अल्फा डिके होते हैं, आई थिंक 3 हैं, 3 अल्फा डिके होते हैं और एक बीटा डिके होता है। तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन के सबसे लास्ट में इन दोनों अल्फा और बीटा डिके के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें क्या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ये सब के बारे में हमें बातें करनी है। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिमाग में रखना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट जो वाली बात है ये पेपर में नहीं लिखनी है, आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ये आपको याद रखनी है कि एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई स्पेशी है ZXA, इसमें से जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, ये बन जाता है Z-2Y A-4 ये बचता है। यहाँ अल्फा आ जाता है, बेसिकली अल्फा डिके में, यहाँ से हटा देना चाहिए ऐसे। ये होता है अल्फा डिके में कि Z की वैल्यू 2 से कम हो जाती है और A की वैल्यू है वो 4 से कम हो जाती है, और ये अल्फा डिके का कॉन्सेप्ट है। और बीटा डिके, आप कहोगे आप कि सर बीटा डिके तो आपने 2 टाइप के बताए थे कि बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके, यहाँ पे सिर्फ बीटा डिके दिखा है, बीटा पार्टिकल लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो बीटा पार्टिकल या बीटा डिके कहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है बीटा माइनस डिके। इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग जो होता है बीटा माइनस डिके होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। आपको यदि बीटा प्लस डिके वो कहना चाहेगा तो एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन करेगा क्वेश्चन में दैट इट इज पॉजिट्रॉन और इट इज बीटा प्लस डिके। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बीटा का मतलब बीटा माइनस होता है। तो इसमें क्या होता है कि ZXA मान लीजिए कोई स्पेशी है आपके पास, तो यहां से यदि बीटा माइनस पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलेगा तो Z में 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है और A में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बीटा की कह सकते हैं समरी है। Z की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है और A की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यदि हमको याद आ गए, याद हो गए, तो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो भाई इसको रब कर देते हैं, हम लिख लेना इसको, ठीक है, पॉज करके।
तो हमारे पास है 81 x 237, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो या तो आप अल्फा 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 3 बार लिख दें, या फिर आप एक बार में ही 3 अल्फा लिख देते हैं, 3 अल्फा पार्टिकल। तो दोस्तों एक अल्फा पार्टिकल से z की वैल्यू 2 से कम होती थी, तो इस बार जो है हमारे z की वैल्यू 3 टाइम्स 2 से कम होने वाली है। यहाँ पे लिख देंगे y, बिकॉज z बदल चुका है तो स्पीशी का नाम भी बदल चुका होगा। a की वैल्यू एक अल्फा पार्टिकल से 4 कम होती थी, 4 का डिक्रीमेंट होता था, तो अब की बात 3 अल्फा निकले हैं तो 12 का डिक्रीमेंट होगा। सो 237 माइनस 3 टाइम्स 4, ठीक बात है। तो ये कितना बचा है बेटा, ये आपको मिल जाएगा 6 माइनस करेंगे आप 81 में से बचेगा 75, और 237 में से 12 माइनस करेंगे तो 225 बचेगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि y 225 और यहाँ पे है आपका 75। इसमें से एक बीटा पार्टिकल को यदि हम माइनस करेंगे, एक बीटा पार्टिकल को, तो क्या होने वाला है, बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो जो प्रोडक्ट है उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। सो इट विल बी 76 z नहीं लिखे हैं, उसको w लिख सकते हैं, इसको w लिख सकते हैं बिकॉज z इज ऑलरेडी एटॉमिक नंबर की तरह यूज किया इसको, और ये अनचेंज रहेगा 225। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है, फाइनल जो न्यूक्लियस है वो होने वाला है 76W225। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।